हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड का, तो ये चैप्टर नंबर 15 और सीबीएसई बोर्ड का है चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर फिजिक्स इसका नाम है। और आज इसका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आज के जो चैप्टर है उसमें अपने टॉपिक है वो है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, और दूसरा ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, इन दोनों के बीच ग्राफ है। तो ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अपने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो अपने यही एनर्जी कहा था कि वो एनर्जी जो अपने क्या करें, अगर न्यूक्लियस को प्रोवाइड करें तो उससे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर आपको फ्री करवाना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। या आपने कहा था कि ये क्या करती है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों को बाउंड करके रखती है ये वाली एनर्जी। तो अब देखो, आज जो है, आज थोड़ी नई डेफिनेशन आ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो पर जो वर्ड है, पर से अपने क्या समझते हैं कि देखो डेफिनेशन देखो इसकी, कि ऑन डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी इसका साइन होता है ऑफ ए न्यूक्लियस बाय इट्स मास नंबर ए। यानी बाइंडिंग एनर्जी को अगर अपने क्या करें, मास नंबर ए से डिवाइड कर दें, द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उस क्वांटिटी को अपने क्या बोल देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई बी। इसे डेल्टा ई बी से क्या करते हैं, अपने शो करते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, डेल्टा ई बी से अपने इसको शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ये तो क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म होगी इसकी एक तरह से। मैथमेटिक्स में जैसे अपने फॉर्मूला लिखते हैं उसको थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का होती क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये इसकी क्या है, सेकंड डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप, भी इसकी सेकंड डेफिनेशन है ये आपकी बुक में नहीं दी हुई है राजस्थान बोर्ड में, ना ही सीबीएसई बोर्ड में। मैं अलग से डेफिनेशन यानी सिंपल डेफिनेशन इसकी दे रहा हूँ कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ द एवरेज एनर्जी। क्या होती है ये, एवरेज एनर्जी होती है। और कौन सी एवरेज एनर्जी, रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि अगर अपने को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को, किस में से, न्यूक्लियस में से। तो डेफिनेशन क्या बनी कि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन को अगर अपने न्यूक्लियस से बाहर लेके आना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब होती क्या है ये, तो ये इसका फॉर्मूला है कि अगर अपने क्या करें, जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसको ए मास नंबर से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब भी कभी आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है तो आपको पहले मास डिफेक्ट निकालना होगा। मास डिफेक्ट को जब आप सी स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। और अब इसको आपको किससे डिवाइड करना होगा, ए से। तो जब आप ए से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो वो यहीं से ही आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया हुआ। देखो क्या है कि द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ हाई फॉर एनी न्यूक्लियस। यानी किसी न्यूक्लियस के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या है, हाई है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, देन इट विल बी मोर स्टेबल। ये जो न्यूक्लियस होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इट मीन्स वी नीड मोर एनर्जी टू फ्री ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी कि अपने को इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल होने का मतलब भाई उसमें से अगर अपने को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाहर से। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इसमें आसानी से नहीं निकलेंगे, मतलब जो अपना न्यूक्लियस है वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो ये इसकी क्या है कि सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सप्लेन्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आता होता है भाई, ये लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, आपसे पूछेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है या किसको एक्सप्लेन करती है, तो आप कहोगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस अपना कितना स्टेबल है उसको कौन शो करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी डेल्टा ई बी बार ये शो करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को ये बताती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है कि अपने ये वाला टॉपिक तो हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बस क्या था कि ए से डिवाइड करना आपको बाइंडिंग एनर्जी को, पर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब इसी पे बेस्ड अपने एक एग्जांपल करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा भाई सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में रहते ही नहीं हैं, आप इनको नहीं निकाल सकते बाहर। तो उनका सोचना बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर अपने चाहें अपने नहीं बाहर निकाल सकते, क्योंकि इनको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की होती है। तो इतनी एनर्जी जो होती है, इतनी एनर्जी अपने खुद जनरेट नहीं कर सकते, बाहर एक्सटर्नल कोई सोर्स से इतनी एनर्जी नहीं दे सकते। तो फिर ये वाले यानी काम कहाँ आती है बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री कैसे होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कब फ्री हो सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोल दिया उनको। न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको कहूँ तो जो एटॉमिक बम होता है, ठीक है, परमाणु बम एटॉमिक बम अपने बनाते हैं, तो एटॉमिक बम में ऐसी रिएक्शंस होती हैं। तो वो वाली रिएक्शंस में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्री होती है। तो इतनी एनर्जी एक साथ इनको क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री हो सकते हैं। जैसे सन के अराउंड है, सन पे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन ही चल रही है, उससे ही अपने को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर आपको इनसे रिएक्शन वगैरह या कुछ करवाना है तो। ठीक है, तो आगे अपने पढ़ेंगे भी इसके बारे में डिटेल में, तब आपको पता लग जाएगा। अब एक एग्जांपल करते हैं अपने इसी पे बेस्ड, जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है पेपर में उनके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगा और आप सीख भी जाओगे भी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप क्या करो कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके और इस एग्जांपल को सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, फिर आप क्या करना, वीडियो प्ले करना और इसका सोल्यूशन देख लेना जब आप इसको कंप्लीट कर लो। तो ये न्यूमेरिकल आप ऐसे किया करो, मेरा न्यूमेरिकल आप सारा देख लोगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसका, वीडियो यहीं पे यूज़ करके देख लिया करो इसको। तो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मतलब क्या था, 1h2। ठीक है, ड्यूट्रॉन की आपको क्या करनी है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको ये वाली चीज़ें इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि मास ऑफ प्रोटॉन है वो इतने यू है, यानी एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है मास आपको, और यू की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी, 1.66054 इंटू 10⁻27 या 27। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको गिवन है इतने यू है, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन गिवन आपको इतने यू है। तो जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन आपको गिवन है वो कैपिटल एम होता है। जिस भी आपको एलिमेंट की एनर्जी पूछेंगे आपसे, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो इसकी, तो उसका जो मास दिया हुआ होगा, अब पूछी किसकी है, ड्यूट्रॉन की, और जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है वो आपको क्या एज्यूम करना है, कैपिटल एम। यहीं आपसे पूछा होता कि लिथियम की निकालो, तो लिथियम का आपको दे देते मास ऑफ लिथियम, तो उसको कैपिटल एम एज्यूम करोगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन नहीं थी, मैंने ये लिखी है जो ब्रैकेट के अंदर वाली हैं, यानी इनके सिंबल। तो सिंबल पता होना चाहिए भी इस चीज़ का सिंबल क्या है, किससे इसको शो करते हैं। तो देखो ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो मैं निकालता हूँ जेड और ए। तो ड्यूट्रॉन का अगर फॉर्मूला देखें अपने 1h2, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली होती है, तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ए की वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली, तो ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। तो एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, ए माइनस जेड, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ए माइनस जेड निकाल लिया। ये क्यों निकाला, क्योंकि आगे अपने मास डिफेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो जेड की वैल्यू 1, फिर इसकी वैल्यू एम पी की इतने यू दी हुई है। ठीक है, ये u और ये भी वैल्यू u में दी हुई है, और ये भी u में, तो सभी u को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। आप भी ऐसे ही किया करो। ठीक है, अब क्या है कि ये दोनों प्लस की हैं, प्लस की वैल्यूज़ को ऐड करो, माइनस कर दो, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा डेल्टा m का, वो देखो आएगा 0.002393 u। ठीक है, इतने u आ जाएगा आपके पास। u को साथ चलाना है, u को छोड़ना नहीं है, क्योंकि u की वैल्यू जो होती है 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 होती है।
तो अब देखो क्या करेंगे, अपने बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जो ये मास डिफेक्ट आया उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम तो ये है और ये सी स्क्वायर, ये यू लगा हुआ है साथ में, ठीक है। और अब देखो डेल्टा ई बी इज इक्वल टू, ये तो पढ़ा रहा, और जो ये u लगा हुआ था इस u की जगह पे आपको पता है जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल तरीका है एनर्जी निकालने का। तो सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और जो 931 है इसको अपने क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपको खुद को लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये 931.5 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल में अपनी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 931 ही रखते हैं। अगर आप 0.5 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, फिर एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे आप, तो बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल लिया आपने ऊपर तक, इसको A से डिवाइड कर दो, तो 1H2 के लिए A की वैल्यू क्या है, ऊपर वाली वैल्यू A की होती है, मतलब 2A की वैल्यू है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2.22 अपॉन 2 अब क्या आ जाएगा 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन अगर आपको 1H2 से बाहर निकालना है तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको। तो ये एनर्जी की बहुत ही लार्ज अमाउंट है। इतनी अमाउंट में एनर्जी ओनली न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर आप एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, इनमें क्या होती है, जनरेट हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा ई बी बार एंड मास नंबर, ठीक है। यानी कि अपने को ग्राफ खींचना है, किस किस के बीच खींचना है ग्राफ, एक तो डेल्टा ई बी बार के और दूसरा मास नंबर ए, इन दोनों के बिटवीन अपने को क्या खींचना होगा, ग्राफ खींचना होगा, और उस ग्राफ से अपने कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको पहले बता देता हूँ, सारा एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट लिए, एलिमेंट के लिए क्या किया, डेल्टा ई बी बार की वैल्यू कैलकुलेट की, और ए अपने उस एलिमेंट के लिए पता ही होता है, तो हर एक एलिमेंट के लिए यही वाली वैल्यू फाइंड करके तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना। और वो ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, ये ग्राफ है, नीचे मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूँ फिर अपने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो ये ग्राफ क्या है, इसमें एक साइड तो आपने मास नंबर ले रखा है, ये देखो ये मास नंबर है इधर, ठीक है, ए है, ए की वैल्यू है 0, 50, 100, 150, और ऊपर आपने इधर एनर्जी ले रखी है डेल्टा ई बी, और ये एनर्जी किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यानी यहाँ पे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये क्या है कि सारे सारे यानी जितने भी एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में, उनके लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट की, किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, और मास नंबर उनका अपने को पता ही है, तो उनके बिटवीन ये ग्राफ ड्रॉ किया, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। आप ये नहीं कह सकते भी सर ये ग्राफ आया कैसे, एक्सपेरिमेंट से आया है अभी, और वो अपने कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को ओनली याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ग्राफ अपने को रिजल्ट क्या देता है, भी जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, 1H2 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, इससे हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एक बार तो एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक वैल्यू इसकी कांस्टेंट सी है, ऐसे कांस्टेंट सी है, फिर लास्ट में ये क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्लोली डिक्रीज़ होता है, जैसे एकदम से यहाँ ऊपर गया वैसे एकदम से ऐसे नहीं भी यहाँ आया एकदम से नीचे आ गया, सो थोड़ा थोड़ा स्लोली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ग्राफ की, फिर आपको ग्राफ समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है कि इनिशियली द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बी इंक्रीजेज, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो डेल्टा ई बी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होती है, अटेंस ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू को ये गेन कर लेती है, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, जो ये आयरन वाली लिख रखी है ना, ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट आ गया ग्राफ का, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एंड देन डिक्रीजेज स्लोली, और उसके बाद क्या हो जाता है, एक पीक पॉइंट पे पहुँच के ये क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है वैल्यू इसकी, ठीक है। तो क्या होता है कि द न्यूक्लियाई फॉर विच मास नंबर ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4
इट मीन्स ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एटसेट्रा हैव हायर वैल्यूज ऑफ डेल्टा ई बी बार कंपेयर टू देयर इमीडिएट नेबर्स। अब इसका क्या मतलब है, ग्राफ में देखो कि जो 4 के मल्टीपल में ए आ रहे हैं, जिन एलिमेंट के लिए ए की वैल्यू क्या 4 का मल्टीपल मतलब 4 की टेबल में आ रहे हैं 4, 8, 12, 16, तो उनके लिए क्या है कि जो उनके साथ वाले नेबरहुड एलिमेंट्स हैं उनसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। दोबारा सुनना इस लाइन को, क्या है कि जो जो एलिमेंट जिनके लिए जो मास नंबर की वैल्यू है वो 4 की टेबल में आ रही है, जिनका मास नंबर 4 की टेबल में आता है, उनके लिए डेल्टा ई बी की वैल्यू अपने जो नेबरहुड एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा आ रही है। देखो कैसे कि वो ये 1H3 ट्राइटियम आ गया, उसके बाद हीलियम एकदम से ऊपर गया, ये हीलियम के लिए है यानी 6 से ऊपर वैल्यू आ रही है। अगर आप मिलाओ एनर्जी निकालो ग्राफ से तो ऐसे ही निकालते हैं इस पॉइंट की सीध में, तो 6 से ऊपर थोड़ी सी वैल्यू आ रही है हीलियम के लिए। फिर लिथियम के लिए वैल्यू क्या होगी 6 से थोड़ी नीचे, मतलब क्या है कि एलिमेंट तो बाद में तो कौन सा आता है, यानी मास नंबर बड़ा तो किसके लिए लिथियम के लिए, लेकिन हीलियम के लिए वैल्यू क्या आती है, हाई आती है लिथियम के कंपैरिजन में। अब फिर अगर अपने कार्बन पर जाएं तो ये 6C कार्बन है यानी 6C12 कार्बन है, तो इसके लिए जो वैल्यू है वो 8 से थोड़ी सी कम आ रही है या 8 के बहुत ही नज़दीक जा रही है। लेकिन नाइट्रोजन आपको पता है कार्बन के बाद आता है, तो नाइट्रोजन की ये वाली वैल्यू कार्बन से थोड़ी सी कम है, मतलब कार्बन की जो एक की वैल्यू है कार्बन के लिए वो कितनी है 12 है, जो कि 4 की टेबल में आ रही है, तो ये वाली वैल्यू हाई गई। फिर ऑक्सीजन पर पहुँचें तो ऑक्सीजन में 8O16 इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 8 से पार जा रही है, और जो 8 और O और 18, ठीक है, ये क्या है, एक इसका आइसोटोप है। 8O आपको दो एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं 8O16 और 8O18, तो इसके लिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आ रही है और इसके लिए क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो क्या है 4 का मल्टीपल है या 4 की टेबल में आता है, लेकिन इसका नहीं आता, 18 नहीं आता। तो अब देखो क्या करेंगे अपने, तो ये चीज़ क्लियर हो गई जो चीज़ ऊपर लिखी थी। अब होता क्यों ऐसा, इससे क्या रिजल्ट अपने को मिलता है वो देखो, तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा इससे। सो दिस विल रिप्रेजेंट, ये रिजल्ट लिखा हुआ है दैट द न्यूक्लियस, तो देखो ये रिजल्ट बताता है रिप्रेजेंट दैट द न्यूक्लियस हैज़ शेल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। तो देखो क्या होता है कि ये बताता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी क्या होती है, शेल या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, जैसे कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है भी ये न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड क्या होते हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं या इनको शेल्स बोल देते हैं, ठीक है, शेल या ऑर्बिट एक ही बात है, इनको शेल्स बोल देते हैं। देखो फिजिक्स के लिए एक ही बात है, केमिस्ट्री में क्या पता अलग हो, समझने के लिए आप एक ही मानो। तो क्या है कि शेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, जैसे ऊपर वाले ऑर्बिट में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे क्या होते हैं एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जैसे प्रेजेंट होते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही शेल या ऑर्बिट इस न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और उसमें रहते कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे नहीं भी न्यूक्लियस के अंदर जहाँ मर्जी बिखरे रहें, ये चीज़ नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फिल होते हैं जैसे आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 2, 8, 8 ऐसे क्या होते हैं, फिल होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो वैसे ही क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिल होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा भी सर फिल कैसे होते हैं, तो भाई वो बहुत ही यानी टिपिकल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपके नहीं है, एमएससी में आता है ऐसा टॉपिक, तो वो आपकी बुक में भी लिख रखा है कि आप उसके बारे में जो स्टडी है वो हायर क्लासेज में पढ़ोगे। तो यहाँ एक ये चीज़ याद रखो आप कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फिल्ड इन दीज शेल्स, या इस ऑर्बिट में क्या होता है प्रेजेंट, फॉर मास नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इट्स शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड लाइक नोबल गैसेज, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई वी इज हाई फॉर दीज न्यूक्लियस। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपको मैंने बताया है कि जो मल्टीपल ऑफ 4 में ए की वैल्यू आती है, जिन भी एलिमेंट्स के लिए ए की वैल्यू 4 का मल्टीपल आती है, उनके लिए क्या देखा था आपने कि जो आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हाई आ रही थी कंपैरिजन टू इट्स नेबर्स, ठीक है।
हाई आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप नोबल गैसेज में पढ़ते हो, नोबल गैसेज में क्या होता है, जो हीलियम, नियॉन, जिनॉन, ये सारी गैसें होती हैं, ये इनका जो ऑर्बिटल यानी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, इसमें लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो ये सबसे स्टेबल होती हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो तभी क्या होता है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ क्या होती है इसमें, जो आपका न्यूक्लियस है इसमें होती है। इसमें जो 4 के मल्टीपल वाले एलिमेंट्स हैं उसमें जो ऑर्बिट्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आपको पता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वही चीज़ न्यूक्लियस में होती है कि जिसमें 4 का मल्टीपल आ जाता है उसमें सारे ऑर्बिट्स क्या होंगे, फुल होंगे, जैसे नोबल गैसेज में होते हैं। तो डेल्टा ई बी की वैल्यू इनके लिए क्या आती है, हाई आती है, ठीक है। अब होते कैसे हैं, अभी भरे कैसे जाते हैं, फिल होते कैसे हैं, 4 के जो मल्टीपल वाले हैं उसमें कैसे फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, फुल कैसे होंगे, तो वो भाई डिटेल आपके नहीं है, आप इतनी बात याद रखो जो आपको मैंने बताई है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, सेकंड पॉइंट देखो इसका, कि द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर ए 50 to 80 आर हाईली स्टेबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दीज न्यूक्लियाई इज मैक्सिमम। यानी कि जो 50 से लेके और 80 तक के मास नंबर वाले न्यूक्लियस हैं, मतलब 50 ये वाला पॉइंट है और 80 ये 100 है, तो ये लगभग 80 हो जाएगा। तो इनके बीच जितने न्यूक्लियस है उसके लिए जो वैल्यू है डेल्टा ई बी बार की वो मैक्सिमम है। ग्राफ में देख भी रहे हो भी, इन सब से क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इन एलिमेंट्स की है, और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो फेरस के लिए है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 50 to 80 के लिए हाईली स्टेबल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फॉर आयरन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बी इज़ मैक्सिमम। आयरन, ये वाला आयरन है जो मैंने ब्लू डॉट में दिखा रखा है, और इसके साथ वाला ये निकल है। तो आयरन के लिए क्या होती है, ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, किसकी, डेल्टा ई बी बार की। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको बता दूं, आपकी बुक में जो दिया हुआ वो निकल दिया हुआ है, भी निकल के लिए क्या होती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स में कन्फर्म कर लिया, हर जगह से, हर ऑथेंटिक बुक से इसको कन्फर्म कर लिया, इसका आंसर आयरन ही है। आपकी बुक में सही नहीं दिया हुआ, राजस्थान बोर्ड के कह रहा हूँ, एनसीईआरटी वाली बुक में ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और भी बहुत सारी, एस एल अरोड़ा है, चाहे एच सी वर्मा में बहुत सारी बुक्स, एस पी है, सभी से मैंने कन्फर्म कर लिया, सभी में ये आयरन ही दिया हुआ है। और आयरन क्या है कि आयरन स्टेबल है। और अल्सो फॉर निकल इट इज़ बिट लेस। बस निकल के लिए क्या होती है, आयरन से थोड़ी सी कम होती है। भी आप ऐसे मान लो भी आयरन के लिए 8.8 है तो निकल के लिए 8.6 हो जाएगी, बस करीब करीब ही होती है दोनों की वैल्यू। सो फेरस, निकल, कोबाल्ट आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। कोबाल्ट के लिए भी ये वैल्यू क्या होती है, इनके आसपास ही होती है, 8 पॉइंट समथिंग। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है। मतलब ये वाले एलिमेंट्स नेचर के मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि इनमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे नहीं भी आप थोड़ी सी एनर्जी दो और निकल जाएंगे, बहुत ही क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ द रीज़न दैट इन द कोर ऑफ अर्थ मेल्टेड फेरस निकल आर प्रेजेंट। यही रीज़न है कि जो अर्थ की कोर है, कोर का मतलब जो अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है, मतलब अर्थ का सेंटर है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट है अर्थ के सेंट्रल पार्ट में, वो फेरस और निकल वहाँ पे मेल्टेड स्टेट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, फेरस और निकल ही पड़े रहते, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। तो अर्थ के अंदर फेरस और निकल क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जितने भी एलिमेंट्स हैं। आपको फेरस याद रखना है, निकल नहीं, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि फॉर मास नंबर ए 30 to 170 द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई बी बार इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ऊपर वाली देखो वैल्यू 30 to 170, तो देखो 30 यहाँ मान लो मैं भी, ये 50 है, 50 से थोड़ा सा कम 30, तो ये वाली वैल्यू 30, ये सल्फर 32 लिखा हुआ है तो 30 इसके आसपास ही आएगा। तो 30 मतलब यहाँ मास नंबर से लेके और इधर क्या है 170 तक, तो ये 180 है, आप 150, तो यहाँ तक मैं मान लूँ 170 तक, ठीक है, ये 170। तो इनके बीच जितनी वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.8 है। मिनिमम वैल्यू देखो ये बिल्कुल इस लाइन पे आ रही है, मतलब 8।
यानी आप क्या ले रहे हो, ये वाला 30 ले रहे हो ए की वैल्यू और यहाँ पे 170, तो गैप तो कितना आ गया, 140 का गैप आ गया, 140 का गैप। लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी का गैप आ रहा है वो 8 से लेके 8.8 तक चेंज हो रही है, मतलब 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही आ रहा है। तो इतने एलिमेंट्स, इसके बीच बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो बीच का गैप है वो बहुत ही कम आ रहा है। मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए लगभग क्या होती है, कांस्टेंट सी वैल्यू होती है, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती है 30 to 170 के लिए। तो 30 to 170 द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए बी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, मतलब थोड़ी बहुत चेंज होती है। दिस विल रिप्रेजेंट द शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये क्या प्रेजेंट करती है, जो न्यूक्लियस फोर्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट। क्योंकि रेंज देखो आप, जब एनर्जी की रेंज ही शॉर्ट आ रही है तो फोर्स की रेंज भी क्या होगी, शॉर्ट ही होगी। कि आपको अभी बताया मैंने 8.8 से 8, तो गैप कितना हो गया 0.8, और इधर ए के बीच गैप कितना हो गया 170। तो 170 और एक साइड आ रहा है गैप 0.8, तो इससे ये पता लगता है कि इतने गैप के बीच भी इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है। रेंज का मतलब गैप बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा ई बी बार फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियाई। यानी कि हैवी न्यूक्लिय ले लें या तो अपने कि ए ग्रेटर देन 170, एंड फॉर लाइट न्यूक्ली अगर ए लेस देन 30 है। मतलब ग्राफ में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये वाले एलिमेंट्स इधर वाले, यानी 30 से इधर वाले ये वाले हैं, इनके लिए भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू कम है, और इसके बाद 170 के बाद भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या है, वैल्यू कम है। बीच वाले एलिमेंट्स के लिए क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मतलब इधर वाले और इधर वाले दोनों टाइप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आपको मैंने बताया था ये जो हैं इनको इंटरमीडिएट एलिमेंट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में रहते हैं। तो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है। मतलब ये स्टेबल एलिमेंट हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल हैं, और या तो पहले वाले 30 से या 170 से बाद वाले क्या होते हैं आपके 170। किसको कह रहा हूँ मैं, मास नंबर को। ठीक है ना, कहीं आप समझ लो कि एटॉमिक नंबर को कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर जेड अलग होता है, तो आप मास नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ ए की। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये अनस्टेबल एलिमेंट है। तो इनके लिए दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, अनस्टेबल होते हैं एलिमेंट्स इज कंपैरिजन टू द मीडिएटर न्यूक्लिय। मीडिएटर न्यूक्लिय मतलब जो बीच वाले न्यूक्लिय हैं उनसे। सो दीज न्यूक्लिय आर अनस्टेबल, ये वाले न्यूक्लिय क्या है, अनस्टेबल। तो अब होता क्या है कि आपको पता है नेचर का रूल है कि हर एक जो एलिमेंट है वो स्टेबल होने की ट्राई करता है। ठीक है ना, स्टेबल होने की ट्राई करता है। तो क्या होगा कि सो इफ़ हैवी न्यूक्लिय ब्रेक्स इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट न्यूक्लिय, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं जिनके लिए ए की वैल्यू क्या है 170 से ग्रेटर देन है। ठीक है, वो वाले न्यूक्लिय क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लिय बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, और इंटरमीडिएट न्यूक्लिय आपको पता है क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए क्या किस में चेंज हो जाते हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस को अपने बोल देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। इसको फिशन प्रोसेस बोलते हैं। 10th क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, और डिटेल में अभी अपने इसी चैप्टर में आगे आएगा न्यूक्लियर फिशन। तो आप न्यूक्लियर फिशन होता क्यों है, उसका रीज़न अपने को यहाँ से मिल गया कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो क्या होते हैं, जो मीडिएटर न्यूक्लियाई है उसमें चेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। तो ये ब्रेक हो जाते हैं हैवी न्यूक्लियाई। अब बिल्कुल इसी का अपोजिट रिएक्शन क्या होगी, सिमिलरली टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। यानी कि दो क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई। अब आपको पता है कि जो लाइट यानी ए लेस देन 30 वाले हैं वो क्या होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ऊपर वाले तो ब्रेक हुए थे, ये दोनों कंबाइन होकर और क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बना देंगे। सो देयर डेल्टा ई बी एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इससे क्या हो जाएगा, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट वालों की होती स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इन दिस प्रोसेस आल्सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको अपने न्यूक्लियर फ्यूजन बोल देते हैं। मतलब होता क्या है कि दोनों टाइप से जो एलिमेंट हैं, चाहे तो क्या है कि वो ये वाले तो मोस्ट स्टेबल हैं,
ये वाले बीच वाले तो इसको इंटरमीडिएट या मीडिएटर बोल देते हैं। तो इधर वाले तो आपस में जुड़ के और यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये बीच वाले एलिमेंट बना लेते हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, ब्रेक होके इधर पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ आने की ट्राई करता है हर एक एलिमेंट। तो क्या होते हैं, इधर वाले एलिमेंट क्या हो जाता है, जैसे यूरेनियम है तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाता है, जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर बनाता है। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर जो फिजिक्स है इसमें एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं। मतलब यूरेनियम टूट के कोई दो और एलिमेंट बना लेगा, अभी पढ़ेंगे अपने आगे इसी चैप्टर में आएगा कि कौन कौन से एलिमेंट बनाता है। तो एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना, और क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की आपने डेफिनेशन पढ़ ली डिटेल में। हर ये टॉपिक हर एक यानी एक अलग टॉपिक आएगा पूरा 1-1.5 पेज का, वहाँ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो नोट दिया हुआ है एक, बुक में तो नोट नहीं लगाया हुआ, मैंने बना रखा है, ये बुक में ओनली सीधी लाइन दी हुई है। देखो क्या है कि न्यूक्लियाई विद इवन ए एंड इवन जेड आर यूजुअली स्टेबल एंड प्रेजेंट इन नेचर इन एब्यूडेंस ए लॉट ऑफ अमाउंट। यानी कि जो न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी ए भी इवन होती है, इवन मतलब क्या होता है, 2 4 6 8, ये वाले ये इवन नंबर्स होते हैं, इवन और ऑड वो वाला है। तो जिनके लिए ए की वैल्यू भी इवन होती है और जेड की वैल्यू भी इवन होती है, वो यूजुअली क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर ही होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, अभी आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। एविडेंस का मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं नेचर में। जैसे आप फेरस की बात करते हो तो फेरस भी नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने काम भी आ रहा है। तो वैसे ही क्या है कि ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियाई विद ऑड ए एंड ऑड जेड आर अनस्टेबल। जिनके लिए दोनों की वैल्यू ऑड होती है, ए और जेड की, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। थर्ड क्या है, न्यूक्लियाई विद ऑड जेड एंड इवन ए आर आल्सो अनस्टेबल बट एक्सेप्शंस। ऑड जेड और इवन ए वाले भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अपने 71% क्या है, जो अपना इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन गैस है। तो ये क्या है कि एक्सेप्शंस है इसमें। इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑड जेड और इवन ए है, वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये 3 चीज़ याद कर लेना। वैसे तो इसमें से क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा हुआ, लेकिन अपने को कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये आपका क्या है, आज का टॉपिक, जो 2 टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखो, अपने जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की ट्राई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाओ, जो फ्लक्स वाला है, गॉस लॉ वाला, तो उसी पे अपने चलेंगे। इसके बाद 15 चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लें, उसी के बाद वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो एक्सपेरिमेंटल है। भाई दोबारा कह रहा हूँ, इसको आप 2-3 बार लिख के देखो, ग्राफ बना के देखो, फिर आपके याद होगा। फिजिक्स हमेशा लिख के याद होती है, तो इसको करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।